environmental issues. ओके ओके ओके। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। 15.2 ये कुछ खास नहीं, मैं बताता हूँ क्या चीज है। देखो क्या होता है ना रेहान, ये साइंटिस्ट थे ना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, है ना। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने एक रिलेशनशिप दिया था। मैं बड़ा सिंपल सी बात में इसका समझा देता हूँ तुमको। इसमें क्या है कि ये ग्राफ ये बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम अपने गांव का एरिया लो, है ना। तो गांव के एरिया में तुम्हें सिर्फ सपोज दैट हम क्या करते हैं, हम एक छोटा एरिया ले लेते हैं, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना लिया जाए, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कि कैसे कैसे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने जो बताया वो क्या चीज है, इस वाले एक्सिस में स्पीसीज रिचनेस है, इसमें स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है कि वैरायटी, है ना, मतलब डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस मतलब ग्राफ जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज, है ना। कि जैसे ऐसा होगा 10 टाइप के, 20 टाइप के, 40, 50, 100, 1000 टाइप के ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला है इसमें एरिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि सपोज दैट कि आप क्या करते हो रेयान, कि आप अपने विलेज में जाते हो। तो आप अपने विलेज में, एरिया है छोटा, है ना। तो विलेज का एरिया मैं मान लेता हूं कि 2 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपने देखा आपका गांव है, और आपने देखा कि वहां पे 20 टाइप की स्पीसीज हैं, ठीक है। तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बायोडाइवर्सिटी पर स्क्वायर किलोमीटर हो रही है ना। 10 टाइप ऑफ स्पीसीज पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपकी विलेज की बायोडाइवर्सिटी। अब आपने क्या किया, विलेज की जगह आपने अपने ब्लॉक को ले लिया। तो ब्लॉक में जब आपने एरिया बढ़ाया, तो आपने देखा आपके ब्लॉक का जो एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर का है, और यहां पर आपने देखा कि स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी वो 50 स्पीसीज हो गई। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, फिर आपने क्या किया कि अपना पूरा सिटी ले लिया, ठीक है। जब आपने अपना पूरा सिटी ले लिया या डिस्ट्रिक्ट ले लिया, तो आपने देखा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है 50 किलोमीटर स्क्वायर का था, और इस 50 किलोमीटर स्क्वायर में आपने देखा कि 200 स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अब आपने क्या किया, सिटी की जगह एक स्टेट को ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब आपने स्टेट ले लिया, तो स्टेट में आपने देखा कि स्टेट मान लेते हैं आपका कि 500 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो 500 किलोमीटर स्क्वायर में आपने देखा कि यहाँ पे 400 है, ठीक है। अब आप जब कंट्री लेते हैं, तो जब कंट्री लोगे तो आप 400 के जगह आप 400 में कम बढ़ेगा। कंट्री में आपका जो भी एरिया आएगा, आपने देखा कि 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पर स्पीसीज अब 500 टाइप की। तो अब वो क्या है कि धीरे धीरे जैसे क्या होगा, एक लिमिट तक जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो क्या होगा कि एरिया बढ़ा देने से डाइवर्सिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। क्यों? उस पर्टिकुलर कंट्री की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सेम है। तो एक ग्राफ ऐसे आएगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे देखो, स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। एरिया बढ़ाते हैं, डाइवर्सिटी एक लिमिट में आने के बाद एरिया बढ़ाने से डाइवर्सिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, या डाइवर्सिटी बढ़ना कम हो जाएगी, ठीक है ना। यही एरिया और स्पीसीज रिचनेस रिलेशनशिप है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। इनिशियल लेवल पे ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल में ग्राफ ऐसा होगा। तो स्पीसीज रिचनेस एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ती है एरिया बढ़ाने से, लेकिन उसके बाद वो रिचनेस जो होती है वो एक कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? यस। ठीक है, बना लो एक ग्राफ, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। नोट कर लो, एक ग्राफ बना ही लो, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, है ना। ये एक्चुअली ज्योग्राफी का बंदा था, और इवन मैं आपको बताऊं, ज्योग्राफी वाले भी ये जो हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये एक बहुत बड़ा एरिया है यूपीएससी में।
यूपीएससी में मैं ये वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, साइंस टेक पढ़ाता हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, है ना? तो ये भाई मेरे टॉपिक कुछ नहीं है, टॉपिक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। पूरी कहानी हो गई जीशान, है? तुम्हें यही नहीं पता चला कि हीरो कौन था, हीरोइन कौन था, पूरी मूवी देख डाली तुमने, है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप मतलब ये नहीं पता तुम पढ़ क्या रहे थे। तुमको समझ में आया जीशान की नहीं, ये बताओ पहले, बताओ पहले बताओ जीशान, समझ आया जो मैंने बताया? थोड़ा थोड़ा आया हुआ है सर। हैं? सर थोड़ा समझ में आया, हल्का सा। अब तो बोला क्यों नहीं थोड़ा समझ में आया है? थोड़ा समझोगे तो थोड़े नंबर मिलेंगे, पूरा समझोगे पूरे नंबर मिलेंगे। नोट करो, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बनाओ पहले ग्राफ में, फिर से बताता हूं। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये थोड़ा वोड़ा कुछ नहीं होता है, या तो आदमी को आता है या नहीं आता है, सिंपल सी बात। ऐसा थोड़ा ना होता है तुम बोलो कि ये एक आदमी है, ये थोड़ा ईमानदार है। थोड़ा ईमानदार क्या है? या तो वो ईमानदार है या फिर वो चोर है कि नहीं? नोट करो जल्दी से ग्राफ, फिर बताता हूं क्या होता है, क्या है ये। नोट कर लिया? देखो अब ये साइड वाला मत नोट कर ले लग जाना, ये मैं एग्जांपल दे रहा था। देखो समझिए, मैं ये कह रहा था कि एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का साहब का नाम था, वो साइंटिस्ट क्या थे, वो जर्मनी के रहने वाले थे और एक ज्योग्राफर थे, मतलब ज्योग्राफी के साइंटिस्ट थे। तो रीजन क्या है, एनवायरमेंट इकोलॉजी साइंस वाले मतलब बायोलॉजी वाला भी पढ़ाता है, और एनवायरमेंट इकोलॉजी ज्योग्राफी वाले लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमें उनमें फर्क होता है। रीजन क्या होता है, उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता जितना हमको आपको होता है, तो इसलिए थोड़ा सा। लेकिन ये वो एरिया है जो दोनों में कवर होता है, ज्योग्राफी का भी एरिया है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, और हमारा आपका बायोलॉजी का भी एरिया है, बॉटनी वाला पार्ट का। ठीक है? तो यहाँ पे एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ज्योग्राफर का नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, उन्होंने ये ग्राफ दिया। ठीक है? उनका ये कहना था कि जैसे जैसे आप कोई एरिया बढ़ाते जाएंगे तो एरिया में डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट पे जाने के बाद एरिया बढ़ाने से डाइवर्सिटी नहीं बढ़ने वाली। जैसे कि स्टार्टिंग में देखो, हमने विलेज का एरिया लिया तो डाइवर्सिटी 20 आई, फिर हमने ब्लॉक का एरिया लिया, डाइवर्सिटी 50 हो गई और तेज से बड़ी डाइवर्सिटी। फिर हमने सिटी का एरिया लिया, डाइवर्सिटी और तेज से बढ़ी। ठीक है ना? फिर हमने स्टेट का लिया, डाइवर्सिटी और तेज बढ़ी, लेकिन ऊपर वो के पैटर्न के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा स्लो होने लगी। फिर जब हमने कंट्री का ले लिया तो डाइवर्सिटी का बढ़ने का जो रेशियो है वो कम होने लगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, एक लिमिट के बाद एरिया बढ़ाने से डाइवर्सिटी नहीं बढ़ती है। यही वॉन हम्बोल्ट का ग्राफ था, यही है एरिया स्पीसीज रिचनेस रिलेशनशिप, कि एरिया में और स्पीसीज की डाइवर्सिटी में क्या रिलेशनशिप। अभी समझ आया ईशान? यस सर। ठीक है, ग्रेट। ठीक, और कोई डाउट भाई किसी को? ठीक है, तो देखिए ये हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इनफैक्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का भी लास्ट टॉपिक है ना? ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। ठीक, अब देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग नेशनल पार्क। ठीक है, नोट कीजिए नेशनल पार्क। इन इंडिया the size of national park in India, the size of national park ranges 0.04 to 3162
स्क्वायर किलोमीटर 0.0423162 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्रीज circumscribed by boundaries circumscribed by legislation, boundaries circumscribed by legislation मतलब कि गवर्नमेंट कानून बना करके जो नेशनल पार्क होगा उसकी बाउंड्री को निर्धारित कर देगी, डिसाइड कर देगी हमेशा। मालिक फिर से लिखो, अब इससे धीरे क्या बोलें, बाउंड्रीज circumscribed, boundaries circumscribed by legislation। ठीक, नेक्स्ट, except buffer zone, except buffer zone, no biotic interference, except buffer zone, no biotic interference is possible। बफर जोन क्या होता है, बता सकते हो? बफर जोन, कैन somebody tell me? देखो बफर जोन क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जैसे कि सपोज दैट हमारा घर है ना, और हमारे घर की एक बाउंड्री है, घर की बाउंड्री और सड़क के बीच में एक जगह है, पर्टिकुलर जगह, ना वो जगह गवर्नमेंट की और ना हमारी है, ठीक है, और उस बीच वाली जगह में है ना, उस बीच वाली जगह वो किसी की जगह है नहीं है, ना गवर्नमेंट की ना हमारी, फुटपाथ है, उस पे कोई भी आ जा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बाउंड्री में जो मेरा गेट लगा है उसके अंदर कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने बाउंड्री निर्धारित कर दी और गवर्नमेंट ने सड़क डिसाइड कर दी, और गवर्नमेंट की सड़क और मेरी बाउंड्री के बीच में जो जगह उसको मैं बफर जोन कहूंगा। तो बफर जोन ऐसे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब नेशनल पार्क बनाए गए तो मेनली वहां के आसपास ट्राइब्स रहते थे, उन्होंने बोला कि भाई आप हमारी जमीन कब्जा कर रहे हो, ठीक है, आप हमारी जमीन कैसे कब्जा कर सकते हो? अब गवर्नमेंट उनको दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जमीन तो क्या कब्जा कर रहे थे, वो एनिमल के खा रहे थे और वो एनिमल गायब हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, गवर्नमेंट ने कहा देखो ये जगह तो हमारी यहाँ है, ठीक है, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, कानून है, अगर आपको नेशनल पार्क के अंदर एंटर करना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें भी जहां गवर्नमेंट कहेगी वहीं आप, तो लेकिन उसने बोला कि यहाँ इस एक ये मेन बाउंड्री और ये बाउंड्री के बीच में एक जगह है, यहाँ पे आप आओ, यहाँ पे आप लकड़ियां चुनो, यहाँ पे आप फ्रूट्स चुनो, यहाँ पे आप थोड़ी सी एक्टिविटीज कर सकते हो और आप अपना वापस जाओ, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर एंटर नहीं करो, राइट। सो दिस इज नेशनल पार्क, इसको हमने बफर जोन बोला, ठीक है। तो बफर जोन में आप जाकर के बायोटिक इंटरफेरेंस मतलब लकड़ियां चुन सकते हो, आप पेड़ लगा सकते हो, खेती कर सकते हो, जो भी आपको करना हो आप बफर जोन में करो, लेकिन आप इसके अंदर कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इसके अंदर एंट्री करने के लिए लेजिस्लेशन है, रूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट की टिकट लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप एंटर। नेशनल पार्क के अंदर भी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में जाते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है कि नेशनल पार्क में भी रोड्स बनी होती हैं, ऐसा नहीं कि आप नेशनल पार्क में उतर गए और जंगल में जहां मना है घूमो, नेशनल पार्क में जहां जहां रोड्स बनी होंगी आप वहीं पे घूमो, आप आपको अपनी जिप्सी में बैठाएंगे और घुमाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप उतर के खुद से घूमना शुरू कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अंदर भी लिमिटेड इंटरफेरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म इज परमिसिबल, जैसे देखो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, टूरिज्म इज परमिसिबल, टूरिज्म इज परमिसिबल, ओके, अच्छा, देखा हुआ है, देखो कई लोगों ने देखा हुआ है, अयान ने देखा हुआ है, एरिया ऑफ स्पेशल, एरिया ऑफ स्पेशल साइंटिफिक, एरिया ऑफ स्पेशल साइंटिफिक educational and research
अब यहां पर क्या होता है कि साइंटिस्ट, स्कूल्स में एमएससी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो हो गए, जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो रिसर्चर होते हैं, वो पास लेकर के अंदर जाकर के अपना रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस इनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है। जैसे स्टूडेंट जाते हैं, आपने देखा होगा कि आप अगर अपने कॉलेज की तरफ से जाओगे तो आपको स्पेशल प्रिविलेज दी जाएगी जो नॉर्मल टूरिस्ट को नहीं मिलेगी, है ना। आप पीएचडी स्कॉलर हो, आप वहां पे परमिशन लो, आपको स्पेशल परमिशन दी जाएगी जो दूसरों को नहीं दी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी लोग जाते हैं, इसलिए ये भी एक पर्पज है इसको बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट सेंचुरी। सेंचुरी बड़ा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट है सेंचुरी। सेंचुरी सेंचुरी इज ओरिएंटेड टू, अब देखो नेशनल पार्क और उसमें फर्क क्या है। नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल हैं, किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की बात नहीं की जा रही। सेंचुरी इज oriented to particular species of animal, full stop, है ना। अननेचुरल, जैसे आप देखेंगे कि कई सारी अरे दिल्ली में भी तो है बर्ड सेंचुरी, है ना। तो वो बर्ड सेंचुरी है कहाँ पे, यहाँ पे कालका जी के पास में, है ना, जो बर्ड सेंचुरी देखा होगा आपने। तो सेंचुरी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए डेडिकेटेड होती है। सेंचुरी इज ओरिएंटेड टू पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट, a natural area reserved for, a natural area reserved for particular natural flora and fauna, particular natural flora and fauna. Next point, the size of sanctuary is from 6.1 to 7818 kilometer square. Next point, boundaries are protected by government or boundaries are protected by government or प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट एजेंसी। सेंचुरी में बाउंड्री बना ली गई, उसके रखवाली का प्राइवेट किसी कंपनी को भी दिया जा सकता है, किसी गवर्नमेंट खुद में भी ले सकती है, ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता, नेशनल पार्क में गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट करती है। सर प्राइवेट के बाद, बायो, हाँ तो प्राइवेट के बाद सर, लिमिटेड, क्या कह रहे हो। सर प्राइवेट के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट के बाद एजेंसी, एजेंसी बाउंड्रीज आर प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस, पहले वाले में ज्यादा है, इसमें लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस। टूरिज्म इज परमिसिबल, यहां पे भी टूरिज्म परमिसिबल होती है, टूरिज्म इज परमिसिबल। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरी चीज होती है बायोस्फीयर रिजर्व।
अब देखो जैसे वैली ऑफ फ्लावर का आपने नाम सुना होगा ना, सबने नाम सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? नो सर, मैंने नहीं सुना। नहीं। अरे भाई वैली ऑफ फ्लावर नहीं सुना? सर उत्तराखंड वाला ना? राइट राइट, उत्तराखंड वाला। क्या कहते हैं उसको, उस जगह को मैं भूल गया। रानी खेत का नाम सुना है? रानी खेत उत्तराखंड में, वही तो है वैली ऑफ फ्लावर। तो रानी खेत में वैली ऑफ फ्लावर, एक्चुअली उसका नाम क्या है, वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है ये बताओ। वैली ऑफ फ्लावर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अब तो शायद वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है। उसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नोट कर लो, ये पूछा जाता है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स इसको बोलते हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व है। वहां पे फूलों की इतनी वैरायटी पाई जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो नोट करेंगे। तो वहां पे पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, उसी को एक बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं, मतलब नेशनल पार्क टाइप की चीज बना देते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे, दिस इज इकोसिस्टम ओरिएंटेड, इसमें पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कवर करते हैं। दिस इज इकोसिस्टम ओरिएंटेड, it is not dedicated, it is not dedicated to particular species, it is not dedicated to particular species, it is not dedicated to particular species. Next point, this is protected ecosystem as a protected ecosystem as a unique biological area, unique biological area throughout the world, unique biological area throughout the world. Throughout the world. Next point, size over 5,673 kilometer square. Next, boundaries are circumscribed by government legislation. Boundaries are circumscribed by government legislation. Boundaries are circumscribed by government legislation. Next point, except buffer zone, no biotic interference possible. Next point, tourism is generally not permissible. Tourism is generally not permissible. तो देखो भाई लोग, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका बोर्ड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब हमारे दो चैप्टर बचे हैं, इकोसिस्टम और एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना, जो नीट के लिए, और पूरी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
सेकंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड लास्ट पॉइंट है एक्सेप्ट बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस, except buffer zone no biotic interference is possible, जो permissible। ठीक है, तो देखो भाई लोगों, आपका यहां तक मतलब बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओ, है ना, 2 चैप्टर बचे हैं पेशेंटली, उनको भी आप कर लीजिए, है ना, उसके बाद फिर भागिएगा। ठीक है, तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, एब्सेंट मत होइएगा, बाकी आपकी चॉइस है ना। डेमोक्रेसी कंट्री में जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप 2 चैप्टर बाकी कुछ करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। द रीजन बिहाइंड इट कि मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया, मैंने आपको बहुत इलॉबरेटली जेनेटिक्स पढ़ाया, है ना। कांग्रेचुलेशन टू यू टू। हाँ, ठीक है, तो देखो मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया, मैंने आपको जेनेटिक्स पूरा एकदम इलॉबरेट करके पढ़ाया, है ना, और पूरा टाइम लेके पढ़ाया। रीजन ये था कि मुझे पता है कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। वेलकम वेलकम। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं, रेहान क्या हुआ, रेहान क्या पूछ रहा है सर? इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट रह गया। अच्छा अरे रुको बताते हो, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट कुछ नहीं उसमें। देखो आपको जरा एक चीज देखने दो, एक इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट बताते हैं। अच्छा कुछ नहीं, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट मजाक वाली चीज है। क्या क्या रहेगा और मुझे क्या पढ़ना है? ठीक, तो क्या 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 रहेगा बताइए। इकोसिस्टम बड़ा, पहले इकोसिस्टम बता दूंगा। चलो पहले मैं, अच्छा रेहान मैं एक सीटू इंस्टीट्यूट बताता हूँ। देखो देखो क्या है कि एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा होता है एक्स सीटू। तो हुआ क्या, इन सीटू कंजर्वेशन जैसे कि काजीरंगा, काजीरंगा एक जगह है, इसको हमने नेशनल पार्क बना दिया। तो हमने क्या किया कि काजीरंगा एक पर्टिकुलर जगह थी, उस एरिया को हमने डिमार्केट कर दिया, वहां पे गैंडे पाए जाते थे और हमने बाउंड्री बना दी। हमने कहा कि ये जो एरिया है जहां पे गैंडे पाए जाते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने इनको प्रोटेक्ट कर दिया, है ना। और वहीं पे पाए जाते थे, इस पर्टिकुलर एरिया के चारों तरफ हमने बाउंड्री खींच दी और हमने कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई एंट्री नहीं करेगा और टाइट एकदम सिक्योरिटी कर दी। ठीक है, जहां पे हैबिटेट था ऑर्गेनिज्म का, मैंने उसको वही कंजर्व कर दिया। दिस इज इन सीटू कंजर्वेशन। गिर जंगल, गिर, तो गिर में लॉयन पाए जाते थे, हमने उस एरिया को एकदम कवर कर दिया। हमने बोला कि इस एरिया पे किसी तरह का कोई बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं हो जाए, कोई बिना एंट्री नहीं करे गवर्नमेंट के बिना। ठीक है, हमने प्रोटेक्ट कर लिया जिससे उनकी संख्या बढ़े, ठीक है, पोचिंग ना हो। ठीक, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या हुआ कि यमुना में एलिगेटर कम होने लगे। क्यों? हंटिंग होने की वजह से, पोल्यूशन होने की वजह से उनकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम हो गई, हंटिंग होने की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लखनऊ में अब एलिगेटर को हम यमुना से निकाल के ले गए। तो यमुना से हमने एलिगेटर निकाला और लखनऊ में उनको पकड़ के ले गए। ठीक है, लखनऊ में क्या किया कि एलिगेटर्स का, उन घड़ियाल का एक ब्रीडिंग सेंटर बना दिया, उसको कुकरेल कहा गया, कुकरेल। और हमने क्या किया, कुकरेल ब्रीडिंग सेंटर में इनकी खूब ब्रीडिंग करवाई और ब्रीडिंग कराने के बाद ढेर सारे जो नए एलिगेटर बनते थे उनको हम ले ले जाकर के वहीं पे यमुना में डालते गए, जिससे उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो ये जो कुकरेल बनाने वाला प्लान था, कुकरेल इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल करके ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करना, उसको आर्टिफिशियल हैबिटेट में कहीं और ले आकर प्रिजर्व करना, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। रेहान समझ में आया? क्लियर भाई सबको? नोट कर लो, इसी में नोट कर लो। इन सीटू कंजर्वेशन नोट करिए, इन सीटू कंजर्वेशन in situ conservation is a conservation where
where we protect animal in situ conservation is a conservation where we protect animal into its natural habitat, into its natural habitat, like Kaziranga National Park. We have protected rhinoceros. We have protected rhinoceros into its natural habitat. Full stop. Ex situ conservation. Ex situ conservation. In ex situ conservation, we keep animal in some artificial area and we preserve and protect them away from their natural habitat. Like, full stop, like Kukrail, breeding center, Kukrail, breeding center of alligator, Kukrail, breeding center of alligator is Kukrail breeding center of alligator is ex situ conservation. ठीक है, फुल स्टॉप. तो भाई लोगों हो गया, और कोई डाउट? सही भाई, और कोई डाउट अभी तक जो इकोलॉजी में है जो हम लोगों ने पढ़ा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अच्छा, ओके, ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट. अब देखो इकोसिस्टम है ना. अब नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम जो हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब देखो आपको क्या करना है ना. यहां तक पहले हम लोग काम की बात की जाए. अब इकोसिस्टम तो कर ही लेंगे, इसमें आपको ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं. जब आपके सिलेबस में नहीं है तो आप सिर्फ काम की चीजें नोट करेंगे. ठीक है, मतलब आपको नीट के एंगल से पढ़ना, उसको बोर्ड में तो लिखना नहीं है. तो देखो यहां पर क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहली चीज है राइटिंग प्रैक्टिस. काहे की करनी है राइटिंग प्रैक्टिस भैया? बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. तो आपको इसको याद नहीं करना. तो बोर्ड के लिए आपको एग्जाम के क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. इसके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? मेक क्लियर डायग्राम. दूसरा, ऑलवेज मेक फ्लो चार्ट. ठीक है, हमेशा आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे
जब भी कोई आंसर, मैंने आपको इतने सारे फ्लो चार्ट बनवाए, जब भी पढ़ाया हमेशा फ्लो चार्ट, हमेशा क्लियर डायग्राम। आप बहुत सारे बच्चे, सर आपने क्वेश्चन में डायग्राम पूछा ही नहीं था, ये उल्लूपंथी की बात है, ऐसी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? ऐसी मूर्खता की तो उसको डांट पड़ेगी, ठीक है? याद रखना, ठीक है? मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं, देखिए आपको ये देखना है कि डायग्राम के थ्रू अगर मैं अपने आंसर को ज्यादा में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। और बायोलॉजी के स्टूडेंट को बिना कहे किसी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम पॉसिबल है तो कायदे से बनाना चाहिए। समझिए मेरी बात को, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो जरूर डायग्राम बनाओ। यू विल ऑलवेज गेट एज ओवर अदर्स। फ्लो चार्ट बनाइए। तीसरी चीज, क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का मैं आपको बहुत काम की बता रहा हूं, ठीक है? किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन का बोर्ड में नंबर लाना कोई बहुत स्मार्टनेस का काम नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कलाकारी चाहिए और कुछ नहीं भाई। किसी भी क्वेश्चन में पहले उसका इंट्रो का दूसरा पार्ट होता है क्वेश्चन में, ठीक है ना? किसी भी क्वेश्चन में, रादर देन क्वेश्चन, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, कि किसी भी आंसर में, है ना, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो आंसर का पार्ट क्या होता है? किसी भी आंसर में जो उसका पहला पार्ट होता है इंट्रो। इंट्रो, मेरे से म्यूटेशन पूछा गया तो मैं इंट्रो में उसकी डेफिनेशन दूंगा। अगर मुझसे पूछा गया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, तो मैं बोलूंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल दिए गए थे और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज अ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्लाज्मा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और मैं बोलूंगा यूनिलेयर मॉडल दिया, बाइलेयर लिपिड मॉडल दिया गया, बट आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल दे वर डिस्कार्डेड एंड दे वर नॉट करेक्ट। सो फाइनली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर मैं आपको, फिर क्या, बॉडी, फिर मैं लिखूंगा आंसर की बॉडी, मतलब कि आखिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। तीसरा पार्ट क्या होता है? हमेशा कंक्लूजन, ठीक है? फाइनल पार्ट पे मैं कुछ फैक्चुअल लिख करके या एग्जांपल, कंक्लूजन में आप, कंक्लूजन क्या होता है? एग्जांपल, एग्जांपल लिख करके, ठीक है? बॉडी में क्या होगा? बॉडी में उसका डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन, डायग्राम होगा, फ्लो चार्ट होगा। दैट इज द परफेक्ट आंसर। और समझिए, लोग आंसर लिखते हैं, लोग आंसर लिखने की टेक्निक किसी को नहीं पता होती है। मैं आपको परफेक्ट बात कर रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जिसकी मर्जी हो, आप मेरे मार्कशीट मेरी देख लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों में नहीं था, ठीक है, लेकिन भाई साहब मार्कशीट में आखिरी तक मैंने मार्क्स हमेशा लिए, हमेशा। मैं हमेशा टॉपर रहा हूं, बाकी जो बच्चे मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं उनसे अच्छे मार्क्स आते थे। रीजन ये कि मुझे ये पता था कि लिखा कैसे जाता है, राइट? तो देखो, ब्यूटीफुल लिखो, क्लियर, गंदा नहीं लिखो। गंदा लिखोगे टीचर नहीं पढ़ पाएगा, काट देगा नंबर, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है? आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जैसे मैं पांच 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 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? 5 क्वेश्चन, मैं लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा। 5 में से जो भी आपको अच्छा लगे, एक क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से लिख करके विद इन टाइम फ्रेम, जितने टाइम फ्रेम में उसको लिखना है, वो लिख करके आप मुझे मेल कर देना। मेल इसलिए कर देना क्योंकि अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मेरे मोबाइल में नहीं खुलेगा और मैं भी उतने अच्छे से चेक नहीं कर पाऊंगा, मेरी भी आंखें गड़ा करके देखना पड़ेगा। सो अगर आप मेल कर दोगे, सो व्हाट आई विल डू, आई विल इवेल्युएट, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कमियां कहाँ है ना, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे कमियां है, ठीक है? और वो मैं, जिससे आप इंप्रूव कर पाए, राइट? सो आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस, वो मैं क्वेश्चंस निकाल लूंगा, है ना? नेक्स्ट वीक रखते हैं प्रोग्राम, ठीक है? अभी तो मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इन बिटवीन आई विल गिव यू 2 क्वेश्चन, और उसके बेसिस पे आप मुझे आंसर लिख करके दिखाएंगे। मैं देखूंगा आपकी राइटिंग ठीक है, नहीं ठीक है, आप सही से लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, बट दिस शुड बी द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। कोई डाउट पूछिए, आंसर का ये फॉर्मेट होना चाहिए। कोई डाउट हो पूछिए, किसी को और कुछ क्वेरी हो, कोई डाउट हो। अच्छे नंबर लाने का यही मंत्र है, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया ना, आप देखिएगा, आंसर लिख करके देखिए, अगर आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो, आप जो कहना बताना। आप ये समझो कि आप ये देखो कि टीचर चाहता क्या, आपसे क्या देखना चाहता है। कई सारे बच्चों का फ्लो चार्ट और डायग्राम ही इतना अच्छा होता है ना कि बायोलॉजी की टीचर वैसे ही खुश हो जाता है, वो पढ़ना, वो देख के समझ जाता है कि अरे यार इसको सब आता है पढ़ना। फ्लो डायग्राम से बच्चे बच्चे कितना पानी में उसको देख के बताया सकता है यार।
जिस बच्चे ने फ्लो डायग्राम बना दिया इसका मतलब उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कहीं दिक्कत ही नहीं है। टीचर ऑलरेडी इतना खुश हो जाता है ना, अब गंदा लिखोगे तो फिर तो मतलब, और आम बच्चों की तरह लिखोगे तो भी जनरल नंबर मिलेंगे। आपको दूसरों से डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी कहानी आंसर राइटिंग की, और वो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट इट राइट नाउ, ठीक है। 2 महीने बढ़िया से आंसर राइटिंग करोगे, आप देखना इतने जबरदस्त नंबर आएंगे, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस बैच, है ना। आप सब लोगों से मुझे काफी उम्मीद है, ठीक है। और हम उम्मीद करता हूँ कि लाइक यू गाइस विल नॉट डिसअपॉइंट मी, है ना। तो मुझे भी लगेगा कि मतलब मेरा मेहनत। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ देंगे? क्वेश्चन मैं इसी में लिख दूंगा, है ना। क्वेश्चन इसी में लिख दूंगा, निष्कर्ष जी को या तो व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना, लिख करके, है ना। ठीक है, ऐसे कुछ करके लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी कर दूंगा यार, 5 क्वेश्चन तो मैं इस बोर्ड में लिख दूंगा, आप खुद ही नोट कर लेना, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, या मैं लिख के क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा निष्कर्ष जी को, वो आपको दे देंगे, ग्रुप में डालवा देंगे, है। ठीक है, ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है, बट ऐसा करेंगे। ओके, तो अब हम लोग इकोसिस्टम स्टार्ट किया जाए, इकोसिस्टम। हाँ, व्हाट्सएप पर, ठीक है, हम व्हाट्सएप पे करवा देंगे, ठीक है। मैं, हाँ, तो इकोसिस्टम होता क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास से करें? हाँ ठीक है, अच्छा सही है, चलो अच्छा नेक्स्ट क्लास से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मतलब आप फ्री हो, आप मतलब आराम आराम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बात नहीं, इकोसिस्टम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोगों की कब है? देखो जरा क्लास कब है यार, किस तारीख को है? संडे को सर। 3 तारीख को है, ठीक है, संडे को। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास से इकोसिस्टम स्टार्ट करते हैं, 2 चैप्टर, और इसमें ज्यादा आपको लिखना नहीं होगा, है ना। ये कह रहा है संडे को, अरे संडे तो मुझे पता था, मूर्ख लड़के। और क्या नाम है ये, जीशान, अगर राइटिंग तुम्हारी कैसी है? क्यों सही है सर। चाहिए? चलो लिखोगे। हाँ। अच्छा, ए अयान, तुम्हारी राइटिंग कैसी है और डायग्राम? अरे कोई नहीं, ऐसे ही कह रहा था मैं। राइटिंग कैसी है अयान? आयशा की राइटिंग तो मैंने देखी हुई है, आयशा की राइटिंग अच्छी है, रेयान की भी राइटिंग ठीक है। रेयान थोड़ा सा डायग्राम अच्छे बनाना, तुम डायग्राम में बस मामला गड़बड़ा देते, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है ना। अयान, तुम्हारी राइटिंग कैसी है? क्या विचार है राइटिंग के बारे में? आयशा का डायग्राम भी अच्छा है, और अच्छा ये दूसरी वाली आयशा, यार मैं तुम दोनों का नाम एक है। हाँ ठीक है, हाँ अयान तुम ठीक है, व्हाट्सएप करना, मैं देख लूंगा। काफी ठीक ठाक है, अच्छा तुम, अच्छा काफी ठीक ठाक है, ओके, अच्छा अच्छी है, चलो गुड। तो बढ़िया है, मतलब सबकी राइटिंग अगर अच्छी है, तो देखो बायोलॉजी में मैटर करता है, लड़कियों को नंबर इसी बात पे ज्यादा मिलते हैं, उनकी राइटिंग अच्छी होती है ना। डायग्राम अच्छे होते हैं लड़कियों के, ठीक है। और तो आपको बाकी आंसर लिखोगे तो मैं, अच्छा साफ लिखते हो बस। देखो मेन चीज क्या, राइटिंग सुंदर का मतलब ये नहीं होता कि आपको कैलीग्राफी में लिखनी है यार। राइटिंग सुंदर का मतलब ये होता है इट शुड बी लेजिबल, है ना, कि कोई भी आदमी इजिली पढ़ पाए। चलो, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। और ओके। इकोसिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। डायग्राम सेंस से ज्यादा अच्छा होता है, अच्छा नहीं, डायग्राम भी अच्छे होने चाहिए, बायोलॉजी वाले बच्चे के डायग्राम बढ़िया होने चाहिए। जिसके नहीं अच्छे हो एकदम प्रैक्टिस करो, 2 महीने बहुत है। वेलकम, बाय बाय।